Hello guys, welcome to Clear UPSC PCS. Here I am Abhishek Shukla with the second chapter of Indian economy. This is the class 11th NCERT and this is the second chapter Indian economy. So first video I have covered. तो इस प्लेलिस्ट में आप जाके उसको देख सकते हैं. उस पहले वीडियो में हमने ये देखा था कि जो कॉलोनियल राज था, जो ब्रिटिश राज था, उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी कैसे थी, ठीक है ना. इसमें हम देखेंगे कि जब हम इंडिपेंडेंस हमें मिली तो उसके बाद हमने डिफरेंट सेक्टर्स के लिए क्या क्या चीज़ें की. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. देखते हैं क्या था इसमें. नाउ दिस इज द कोट. द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया इज टू इनिशिएट ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विच विल रीच द लिविंग स्टैंडर्ड एंड ओपन आउट टू बी पीपल न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर अ रिचर एंड मोर वेरिड लाइफ. ठीक है ना. पहले 5 ईयर प्लान का क्या मोटिव था कि पहले 5 ईयर प्लान का मोटिव ये था कि एक ऐसा डेवलपमेंट प्रोसेस इनिशिएट करें जिससे कि लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सके और नई अपॉर्चुनिटीज आए जिससे कि लोग रिचर और मोर वेरिड लाइफ जी सकें. ओके, नाउ इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है. ओके, टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. One answer is these questions depend on market force of supply and demand in the. Okay, every society has answered the 3 question. सारी सोसाइटी के पास कितने का आंसर होना चाहिए? 3 का. What goods and services should be produced in the country? How should the goods and services to be produced? Should producer use more human labor or more capital for producing thing? How should the goods and services be distributed among people? तो सबसे पहले क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, दूसरा कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा और तीसरा कैसे बांटा जाएगा. पहला, वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू डिपेंड ऑन मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. तो पहले क्वेश्चन का आंसर किस पे बेस करेगा? मार्केट फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड पे करेगा. जिस चीज इन द मार्केट इकोनॉमी ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिज्म, इसको कैपिटलिज्म कहा जाता है. ठीक है ना. क्या प्रोड्यूस करना है, अगर वो मार्केट फोर्स से इन्फ्लुएंस हो रहा है तो उसको कैपिटलिज्म कहा जाता है. जैसे कि अगर कार की डिमांड है, अगर बाइसिकल की डिमांड है ठीक है ना, उसमें मार्केट में, तो हम क्या करेंगे, हम उसी को प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है ना. इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी द गुड्स प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड बट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल कैन अफोर्ड एंड विलिंग टू परचेज. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि वो चीजें लोगों में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस बेस पे नहीं होता. ठीक है ना. इस बेस पे नहीं होगा कि क्या लोगों को किस चीज की जरूरत है. कैपिटलिज्म में डिस्ट्रीब्यूशन इस बेस पे होता है कि लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है. ठीक है ना. ओके, if cars are demand, car will be produced, and if bicycle are demand, bicycle will be produced. If labor is cheaper than capital, more labor intensive method of production will be used and vice versa. ठीक है ना. तो देखिए, अब इसमें बात की जा रही है. देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है कि कैपिटलिज्म की बात रही है. कैपिटलिज्म मतलब फ्री एंड फेयर इकोनॉमी होती है. पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, जो मार्केट फोर्सेस होंगे वो प्रोड्यूस किया जाएगा. दूसरा, कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा. तो अगर ह्यूमन लेबर जो है वो अगर मशीन से सस्ता पड़ रहा है तो हम ह्यूमन लेबर का ज्यादा यूज करेंगे. बट अगर मशीन ह्यूमन से ज्यादा सस्ती पड़ रही है देन वी विल यूज मशीन्स. कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन इस बेस पे नहीं होगा. डिस्ट्रीब्यूशन इस बेस पे नहीं होगा कि लोगों को किस चीज की जरूरत है. डिस्ट्रीब्यूशन इस बेस पे होगा आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं. ओके, नाउ दिस इज अबाउट कैपिटलिज्म. अगर सोशलिस्ट की बात करें, सोशलिज्म की सोसाइटी आंसर द 3 क्वेश्चन मतलब टोटली डिफरेंट मैनर. तो कैपिटलिज्म से टोटली डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है ना. And the socialist society, the government decide what goods are to be produced according to the need of society. तो क्या प्रोड्यूस किया जाएगा सोशलिज्म में, सोशलिस्ट सोसाइटी में क्या क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. ठीक है ना. और कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. इट इज द गवर्नमेंट नोज व्हाट इज गुड फॉर पीपल द कंट्री. तो इसमें ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट को पता है क्या हमारी कंट्री के लिए गुड है क्या नहीं है. इट इज ओके, सो दैट डिजायर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर आर नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस. तो इसमें इंडिविजुअल कस्टमर के डिजायर को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती. द गवर्नमेंट डिसाइड हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड. इन प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सोशलिज्म सपोज टू बी बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड. ठीक है ना. तो इसमें ये होगा कि कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, मशीन से या मैन पावर से. और डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा कि अफोर्डेबिलिटी के बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा. डिस्ट्रीब्यूशन इस बेस पे होगा कि लोगों को किस चीज की जरूरत है. ठीक है ना. अब मोस्ट इकोनॉमीज आर मिक्स इकोनॉमी. बहुत सारी इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी जैसे अपना इंडिया. दैट इज द गवर्नमेंट एंड मार्केट टुगेदर आंसर द 3 क्वेश्चन.
इसमें गवर्नमेंट और मार्केट दोनों तीनों क्वेश्चन का आंसर देगी. ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट व्हाट इज प्रोड्यूस. In a mixed economy, the market will provide whatever goods and service it can produce well, and the government will provide essential goods and services with the market, which the market fails to do so. तो इसमें क्या करेगा कि मार्केट जो होगा, मार्केट जो सबसे अच्छी तरीके से प्रोड्यूस कर सकेगा, जिससे कि जो अफोर्डेबिलिटी है, जो जो रिचर पीपल है वो उसको खरीद सकें, तो वो मार्केट अपने हिसाब से प्रोड्यूस करेगा. बट जो चीजें मार्केट प्रोड्यूस करने में फेल हो जाएगा कि हाँ ये चीजें केवल रिचर स्ट्रेटा के लिए हैं, तो उस पर क्या करेगी गवर्नमेंट, जो है रेगुलेशन लगाएगी और वो फिर उसमें इंटरफेयर करेगी. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स इकोनॉमी. ओके, नाउ व्हाट इज अ प्लान? ए प्लान स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्स ऑफ नेशन शुड बी पुट टू यूज. इट शुड हैव सम जनरल गोल्स एज वेल एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. प्लान्स क्या है कि कैसे नेशन की रिसोर्सेज को ऐसे यूज किया जाए जिससे नेशन का डेवलपमेंट हो सके. ठीक है ना. नाउ ओके, द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान. 5 ईयर प्लान्स के गोल क्या होते हैं? ओके, तो पहला गोल क्या है? ग्रोथ. इट रिफर्स टू इंक्रीज इन कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री. ठीक है ना. ये इसमें क्या किया जाता है, इसमें किसी पे ध्यान दिया जाता है कि जो हमारी कंट्री की कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, ठीक है ना, गुड्स और सर्विसेज में, उसको क्या किया जाए, उसको इंक्रीज किया जाए. तो दिस कम अंडर द ग्रोथ. इट इम्प्लाइज आइदर ए लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल और ए लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विस. ठीक है ना. इसमें या तो लार्जर टाइप ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल को एम्फेसिस करती है ये, या फिर लार्जर सपोर्टिंग सर्विसेज पे करती है. ठीक है ना. ये आप पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो. इन्होंने क्या किया था कि सेकंड 5 ईयर प्लान में इन्होंने इंडिया की बहुत सारी मदद की थी, बहुत ज़्यादा. ठीक है ना. इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि बहुत पढ़े लिखे थे, बंगाल के थे, तो इन्होंने इंडिया के जो 5 ईयर प्लान थे उसको बनाने में मदद की. ठीक है ना. हालांकि कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, बट सेकंड प्लान में जो लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन दिया उसके लिए इनको याद जरूर रखा जाएगा. ओके, नाउ ओके, तो हम ग्रोथ पे थे. ग्रोथ से यहाँ से कंटिन्यू हुआ. इकोनॉमी स्टडी इंक्रीज इन ग्रोथ. तो इसमें ग्रोथ पे क्या ध्यान दिया जाता है कि जीडीपी जो है, जीडीपी हमारी बढ़े. ठीक है ना. यू कैन थिंक ऑफ जीडीपी एज अ केक. तो उन्हें एग्जांपल दे रखा है कि आप जीडीपी को एक केक की तरह मान सकते हो. ग्रोथ इज इंक्रीज द साइज ऑफ केक. ग्रोथ क्या करेगी? केक की साइज को बढ़ा देगी. इफ द केक इज लार्जर मोर पीपल कैन एंजॉय इट. अगर केक लार्जर रहेगा बहुत सारे लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं. इट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज. द पीपल ऑफ इंडिया आर टू एंजॉय ए मोर रिच एंड वेरिड लाइफ. ठीक है ना. तो हमें ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा अगर बहुत सारे लोगों को हमें फैसिलिटीज देनी है. ठीक है ना. द जीडीपी ऑफ ए कंट्री डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, नेमली द एग्रीकल्चर सेक्टर, द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर. एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर, ये सारे जो सेक्टर्स हैं इनको मिला के जीडीपी निकाली जाती है. द कंट्रीब्यूशन, ये सारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं. द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच ऑफ दिस सेक्टर मेक्स अप द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी. तो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी बनाते हैं. In some countries, growth in agriculture contribute more to the GDP growth, while in some countries the growth in the service sector contribute more to GDP growth. तो इसमें एक स्ट्रक्चरल कंपोजिशन बनता है कि एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, इंडस्ट्री कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, सर्विस सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है. ओके, मॉडर्नाइजेशन का मतलब कि हम बहुत ज़्यादा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसको अडॉप्ट करें जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए. तो पहला गोल क्या है? पहला गोल है ग्रोथ. दूसरा मॉडर्नाइजेशन. हम नई नई टेक्निक्स को लें. सेल्फ रिलायंस का मतलब ये है कि जो कैपेसिटी हमें इंडिया में प्रोड्यूस करने की है, जिसको हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको क्या करें, उसको फर्दर हम पुश करें, जिससे कि इंडिया में, देखिए इसमें सेम चीज़ ये है कि अगर सपोज कि मान लीजिए कोई कार है, एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कोई कार है, अगर उस कार को हम इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं तो उस पर मोर एम्फेसिस देना, जिससे कि हमें बाहर से इंपोर्ट ना करना. मतलब सेल्फ रिलायंस मतलब खुद पे आत्मनिर्भर बनना. ओके, इक्विटी मतलब नाउ ग्रोथ, मॉडरेशन एंड सेल्फ रिलायंस by themselves may not improve the kind of life which people are living. A country can have high growth, the most modern technology developed in the country itself, and also have most of the people living in poverty. इसमें वही है कि जो ऊपर के तीनों गोल्स हैं उनसे ये नहीं कहा जा सकता बेटर वे ऑफ लाइफ होगी, बिकॉज बहुत सारी कंट्री जैसे हैं जहाँ पे बहुत सारी मशीन है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बट फिर भी पीपल्स क्या कर रहे हैं
कि वो पॉवर्टी में जी रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रीच द पुअर सेक्शन एज वेल इंस्टेड ऑफ बीइंग एंजॉयड ओनली बाय रिच। तो इसमें क्या किया गया, क्या कहा जा रहा है कि ऐसा किया जाना चाहिए कि जो प्रॉस्पेरिटी और पुअर सेक्शन में पहुंचे। सो इन एडिशन टू ग्रोथ मॉडरेशन सेल्फ रिलायंस इक्विटी एज वेल रिपोर्ट इवन सिटीजन शुड एबल टू मीट हिज हर बेसिक नीड सच एज फूड। तो मतलब वही है कि सब में इक्वलिटी होनी चाहिए, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ओके, एग्रीकल्चर यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल देयर वाज नाइदर ग्रोथ नॉर इक्विटी इन द एग्रीकल्चर। तो पहला वाला वीडियो देखिए, उसमें पता चल गया एग्रीकल्चर की क्या हालत थी। अब बात करते हैं लैंड रिफॉर्म क्या क्या हुआ है, ठीक है ना। द पॉलिसी मेकर ऑफ इंडिपेंडेंट हैड टू एड्रेस द इशू व्हिच दे डिड नॉट दो लैंड रिफॉर्म और प्रमोटिंग द मिरेकल सीड। मिरेकल सीड के बारे में अगर आपको जानना है तो उसके बाद मैं क्वेश्चन एंड आंसर का जो वीडियो लेके आऊंगा इस टॉपिक पर, उस पर आपको मिल जाएगा। ओके, लैंड रिफॉर्म एट द टाइम ऑफ डिपेंडेंस द लैंड टेन्योर सिस्टम वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरमीडिएट्स कॉल्ड जमींदार जागीरदार हु merely collect rent from actual tillers of soil without contribution toward improvement of the farm। पहले क्या होता था कि जमींदार थे वो क्या करते थे कि रेंट ले लेते थे, ठीक है ना, क्योंकि उनके खेत पे वो टेलिंग करते थे और प्रोडक्शन करते थे, बट उनके इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ भी नहीं करते थे। नाउ द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स इंडिया टू इंपोर्ट फूड फ्रॉम यूएसए। तो क्या हुआ कि जब कैश क्रॉप ये लोग प्रोड्यूस करने लगे और जो हमारे फूड क्रॉप्स थी उनका प्रोडक्शन कम हुआ, तो इंडिया टू इम्पोर्ट फूड, तो इंडिया ने क्या किया, यूएसए से फूड के लिए खाना वहां से यूएसए से इम्पोर्ट करना शुरू किया। इक्विटी इन एग्रीकल्चर कॉल्ड द लैंड रिफॉर्म। इक्विटी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जब इक्वलिटी आई, इक्विटी जब आई, तो उसको क्या कहा जाता है, लैंड रिफॉर्म कहते हैं। विच प्राइमरली रिफर टू चेंज द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग में चेंज किया गया। जस्ट अ ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टेप वर टेकन टू अबॉलिश इंटरमीडिएट एंड मेक द टिलर एंड ओनर ऑफ द लैंड। तो इसमें क्या किया गया कि जो इंटरमीडिएट थे उनको हटा दिया गया, जमींदार थे उनको हटा दिया गया, ठीक है ना, और ओनर बना दिया गया टिलर ऑफ लैंड को। जैसे कि कोई आदमी टिलिंग कर रहा था किसी उसके लिए, और किसी के पास बहुत ज़्यादा, किसी के पास 100 बीघे जमीन है, किसी के पास एक बीघे भी नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा उसको भी दे दिया गया। द आइडिया बिहाइंड द मूव वाज दैट ओनरशिप ऑफ लैंड would give incentives to the tiller to invest in making improvement, provide sufficient capital was made available to them। अब पहले तो ये लैंड रिफॉर्म हो गया। दूसरा, लैंड सीलिंग वाज अनदर पॉलिसी टू प्रमोट इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। दिस मींस फिक्सिंग द मिनिमम साइज ऑफ लैंड व्हिच कुड बी ओन्ड बाय एंड इंडिविजुअल। लैंड सीलिंग क्या किया कि एक फिक्स एक मैक्सिमम लिमिट दे दी गई कि इतनी लैंड से ज्यादा कोई भी आदमी होल्ड नहीं कर सकता, उससे ज्यादा सरप्लस था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है ना। नाउ थर्ड थिंग इज दैट ग्रीन रेवोल्यूशन आया एट इंडिपेंडेंस। अबाउट 75% कंट्री पॉपुलेशन और डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज वेरी लो बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी। तो प्रोडक्टिविटी लो थी, ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, एंड द एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी लो था। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विचुअली डिपेंड ऑन मानसून। तो वो मानसून पे डिपेंड करते थे, कोई इरिगेशन टेक्निक्स नहीं थे उनके पास, ठीक है ना। द स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल परमानेंट ब्रोकन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो कॉलोनियल रूल ने जो डिस्ट्रॉय कर दिया था इंडियन एग्रीकल्चर को, उसको क्या किया, रिवोक किया गया। दिस रिफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग वैरायटी का यूज किया गया। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के यूज के लिए इनकरेज किया गया, ठीक है ना, स्पेशली व्हीट और राइस के लिए। The use of these seeds required the use of fertilizer and pesticide in the correct quantity as well as regular supply of water। तो इन सीड्स से प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए था, फर्टिलाइजर चाहिए थे, पेस्टिसाइड चाहिए था, और करेक्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए था। द नीड ऑफ दीज इनपुट इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज वाइटल। द फार्मर who could benefit from HYB seeds required reliable irrigation facility की भी जरूरत थी। As is the first phase of green revolution approximately mid 1960s up to mid 1970s। ओके, तो वही है कि वही 1964 से लेकर 1973-74 तक ये फर्स्ट फेज चला ग्रीन रेवोल्यूशन का। The use of HYB seeds were restricted to the more affluent states such as Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu। Further, the use of HYB seed primarily benefit the wheat growing region only, ठीक है ना। पहले रिस्ट्रिक्टेड था जो मोर एफ्लुएंट स्टेट्स जैसे पंजाब, आंध्रा, तमिलनाडु में, ठीक है ना, और प्राइमरली बेनिफिट कहाँ किसको हुआ कि
जो वीट थी, वीट ग्रोइंग रीजन्स के लिए प्राइमरीली बेनिफिट हुआ था। इन द सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 1970 से 1980 के बीच में जो हुआ था, HYV टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू लार्जर नंबर ऑफ स्टेट एंड बेनिफिट मोर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। HYV सीड्स जो सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसमें बहुत सारे लोगों तक पहुंचा गया। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर आउटपुट इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट इनफ इफ ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दिस इंक्रीज is consumed by farmer themselves instead of being sold in market, the higher output will not make much of difference in the economy as a whole। तो वही है कि अगर जितना प्रोड्यूस करेंगे सारा खा लेंगे तो इंडियन इकोनॉमी में कोई भी चेंज उसमें नहीं आएगा। इफ ऑन द अदर हैंड ए substantial amount of agriculture produce is sold in a market by farmer, the higher output can make the difference economy। ठीक है ना, अगर बहुत ज्यादा आउटपुट हो जाएगा तो वो भी इकोनॉमी में डिफरेंस पैदा कर देगा। द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज sold in the market by the farmer is called marketed surplus। जो फार्मर्स द्वारा सेल किया जाता था मार्केट में उसको मार्केटेड सरप्लस हो जाता है, जो उनके खाने वाने के बाद बचता था। ठीक है ना। फॉर्चुनेटली पॉइंटेड आउट बाय फेमस इकोनॉमिस्ट CH हनुमंता राव, ए गुड प्रोपोर्शन ऑफ द राइस एंड व्हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड। एक गुड प्रोपोर्शन में राइस और व्हीट प्रोड्यूस किया गया, अवेलेबल एज मार्केट सरप्लस, तो मार्केट सरप्लस भी अवेलेबल था। ओके, while the nation had immensely benefited from the green revolution, the technology involved was not free from risk। Once a risk was possible that it would increase the disparity between small and big farmers। तो अगर इसमें ये भी था कि अगर हम टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा लेके आते हैं तो स्मॉल और बिग फार्मर्स पे क्या करेगा, डिस्पैरिटी लाएगा, क्योंकि रिच फार्मर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, वो तो टेक्नोलॉजी को यूज कर देंगे लेकिन स्मॉल फार्मर नहीं कर पाएंगे। सिंस ओनली द बिग फार्मर कुड अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट, देयरबाय reaping most of benefit of the green revolution। However, the HYV crops were also more prone to attack by pests and the small farmer would adopt this technology could do everything in pest attack। तो ऐसा भी माना जाता था कि अगर पेस्ट अटैक हो गया स्मॉल फार्मर अपनी सारी फसल क्या करेंगे, लॉस कर देंगे। फॉर्चुनेटली these fears did not come true because of step taken by the government। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टेप लिए। द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन एट लो इंटरेस्ट रेट। गवर्नमेंट ने लो इंटरेस्ट रेट पे क्या प्रोवाइड किया है, लोन प्रोवाइड कराया। ठीक है ना। The green revolution benefit subsidized fertilizer subsidized रेट पे प्रोवाइड किए गए। ठीक है ना। ओके, the green revolution benefit the small as well rich farmer। the small और rich farmer दोनों को क्या किया, बेनिफिट हुआ। The debate over subsidies, the economic justification of subsidies in agriculture, it is at present the hotly debated question। ये डिबेटेड क्वेश्चन है कि किनको सब्सिडी मिलनी चाहिए। ठीक है ना। It is generally agreed that it was necessary to use subsidies to provide an incentive for adaptation of new HYV technology। ऐसा माना जाता है कि न्यू HYV टेक्नोलॉजी अगर यूज की जाए तो उसके लिए इंसेंटिव दिया जाना चाहिए बाय फार्मर इन जनरल, स्मॉल फार्मर इन पर्टिकुलर। जनरल और स्मॉल फार्मर को एनी न्यू टेक्नोलॉजी विल बी लुक्ड अपॉन एज बीइंग रिस्क बाय फार्मर। तो क्योंकि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी तो वो स्मॉल फार्मर्स के लिए, जनरल फार्मर्स के लिए क्या होगी, रिस्क की तरह हो सकती है। ओके, Now, industry और ट्रेड के बात करते हैं। इकोनॉमिस्ट हैड फाउंड दैट पुअर नेशन कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ऐसा माना जाता है कि पुअर नेशन तभी प्रॉस्पर हो सकते हैं जब उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर गुड हो। इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विच इज मोर स्टेबल देन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। तो इंडस्ट्री ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है देन एग्रीकल्चर। ये प्रमोट मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करती है, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी इससे बढ़ती है। ठीक है ना। It is for the reason that the 5-year plan plays a lot of emphasis on industrial development। 5 years plan ने industrial development पे भी emphasis किया। You might have studied in the previous chapter that at the time of independence the variety of industries were very narrow। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि variety of industries जो थी नॉरो थी। There were 2 well managed iron and steel firm। दो ही थी iron and steel firm, एक जमशेदपुर की थी और दूसरी कोलकाता में थी। Now, market and state in Indian industrial development, market और state industrial development वगैरह। The big question facing the policy maker was what should be the role of government and private sector in industrial development। तो ये क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट का क्या रोल होगा प्राइवेट सेक्टर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। As the time of independence, Indian industrialists did not have the capital to undertake investment in the industrial venture। स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियलिस्ट के पास इतना कैपिटल नहीं थी कि वो इसको क्या करें, इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है ना। नॉर वाज द मार्केट बिग इनफ टू एनकरेज इंडस्ट्रियलिस्ट टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट इवन इफ दे हैड द कैपिटल टू। सो अगर जिनके पास कैपिटल थी भी ऐसा कोई मार्केट नहीं था जिससे कि वो एनकरेज कर सके कि हाँ वो उस पर क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन 1956
In accordance with the goal of state controlling the commanding heights of economy, that industrial policy resolution of 1956 was adopted. तो IPR 1956 अडॉप्ट हुई. दिस रेजुलेशन फॉर्म द बेसिस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान. सेकंड 5 ईयर प्लान का बेसिस बनाइए. द प्लान विच ट्राई टू बिल्ड द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी. तो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी के ऊपर थोड़ा सा एम्फेसिस था इसका. द रेजुलेशन क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू 3 कैटेगरीज. इस रेजुलेशन क्या किया, इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया. द फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज इंडस्ट्री विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट. पहले टाइप की इंडस्ट्री जो स्टेट ओन करता है. सेकंड कैटेगरी कंसिस्टिंग ऑफ इंडस्ट्री इन विच द प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट ऑफ स्टेट सेक्टर. ठीक है ना. दूसरी कैटेगरी क्या थी कि जो ऐसी इंडस्ट्री जो स्टेट सेक्टर के लिए जो सप्लीमेंट्री तरीके से काम कर सकती थी वो थी. with the state taking the state sector with the state taking the sole responsibility for starting new units. The third category consists of remaining industries which were to be in private sector. तो तीसरी प्राइवेट सेक्टर में थी. तो तीन टाइप से इसको डिवाइड किया गया. पहला जो स्टेट सेक्टर वन थी. दूसरा जो ऐसी इंडस्ट्री जो स्टेट सेक्टर के उसके जगह पे काम कर सकती थी, ऐसा हम कर सकते हैं. ठीक है ना. तीसरा रिमेनिंग. Although there were category of industries left to the private sector. तीसरी प्राइवेट सेक्टर थी. The sector was kept under state control. तो प्राइवेट सेक्टर भी स्टेट कंट्रोल के अंडर में था. थ्रू ए न्यू सिस्टम ऑफ लाइसेंसेस. क्योंकि लाइसेंस उनको लेना पड़ता था, नया सिस्टम. नो न्यू इंडस्ट्री वर अलाउड अनलेस द लाइसेंस ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट. अगर कभी नई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसके लिए क्या होता था कि उसको लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी. ये हम कह सकते हैं स्टेट कंट्रोल करता था. This policy was used for promoting industry in backward region. It was easier to obtain license if the industrial unit was established in the economically backward area. अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज में कोई भी इंडस्ट्री सेटअप की जाती थी उसमें क्या होता था, उसमें लाइसेंस लेना आसान था. ठीक है ना. इससे रीजनल इक्वलिटी प्रमोट होती थी. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी आल्सो कॉल्ड द Carve committee noted the possibility of using small scale industries for promoting rural development. Small scale industry से क्या को कैसे देखा जा रहा था कि ये रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगी. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिफाइंड विद द रेफरेंस ऑफ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउ द एसेट ऑफ ए यूनिट. तो एक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के थ्रू इसको डिफाइन किया जाता था. दिस लिमिट हैज चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. तो ये लिमिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती रही. ठीक है ना. ट्रेड पॉलिसी क्या थी, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी थी कि इंडिया का डेवलपमेंट हो. ठीक है ना. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि जो भी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं उसका कोई एक सब्स्टिट्यूट इंडिया में बनाया जाए. ठीक है ना. तो ये 2 टाइप की ट्रेड पॉलिसी थी. ठीक है ना. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बोला जाता है. इफेक्ट ऑफ पॉलिसी ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की पॉलिसी का इफेक्ट क्या हुआ इसमें ये दिया हुआ है. ओके ना. The achievement of Indian industrial sector during the first 7 plan are impressive indeed. तो भैया की जो पॉलिसीज बनी थी 5 ईयर प्लान की, जो पहले 7 5 ईयर प्लान थे उस पर इम्प्रेसिव थी. द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज इन पीरियड फ्रॉम 11.8% 1950-51 टू 24.6% 1990-91. ठीक है ना. तो 40 साल में 24% पहुंच गई, 11%. ठीक है ना. ओके. और no longer was Indian industry restricted only to cotton, textile and jute. In fact, the industrial sector became well diversified by 1990. तो 1990 तक well diversified बन गया. In spite of the contribution made by the public sector in the growth of Indian economy, some economists are critical of the performance of the many public sector enterprises. It was proposed at the beginning of this chapter that initially public sector were recorded a big way. It is now widely held that state enterprises continue to produce certain goods and services. ठीक है ना. तो ये कुछ इकोनॉमिस्ट ने अच्छा रोल प्ले किया और जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी हुई. ठीक है ना. इट इज नाउ वाइडली हेल्ड दैट स्टेट एंटरप्राइजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है ना. तो स्टेट एंटरप्राइजेस जो थी वो कंटिन्यू प्रोड्यूस करती थी सर्टेन गुड्स एंड सर्विस. ऑल्दो दिस वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. इसकी कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं थी 1990 तक, लेकिन फिर भी वो कंट्रीब्यूट करती थी. एन एग्जांपल इज प्रोविजन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज. टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का एग्जांपल दिया गया है. ठीक है ना. द नीड ऑफ ऑब्टेन लाइसेंस टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री और मिसयूज्ड बाय इंडस्ट्रियल हाउसेस. A big industrialist would get a license not for starting a new firm but to prevent competitor from starting new firm. This excessive
Regulation of what come to be called the permit license raj prevented certain firms from becoming more efficient. तो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आई, ठीक है ना, कि लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू किया। इसको परमिट लाइसेंस राज बोला जाता था, ठीक है ना, जिसमें कि जो बड़े इंडस्ट्रीज थे वो नई नई जो फर्म्स है उनको आना नहीं देते थे। मोर टाइम वाज स्पेंट बाय इंडस्ट्री इन ट्राइंग टू ऑब्टेन अ लाइसेंस और लॉबी विद द कंसर्न मिनिस्ट्रीज रादर देन थिंकिंग अबाउट हाउ टू इंप्रूव देयर प्रोडक्ट। तो ये क्या होता था कि उनको लाइसेंस नहीं मिलता था, तो उनको टाइम नहीं मिलता था कि हाँ अपने प्रोडक्ट इंक्रीज करें, वो चक्कर ही काटा करते थे ऑफिस के। जो प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन है ऑलवेज बीइंग क्रिटिसाइज, तो फॉरेन कंपटीशन से कोई प्रोटेक्शन था वो भी क्रिटिसाइज किया जाता था, ठीक है ना। बाद में उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया। ओके, सो गाइस इस चैप्टर के लिए इतना ही। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद मैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेकर आऊँगा इस दूसरे चैप्टर के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड एज ऑलवेज हर वही जो लड़ा नहीं।